Good evening, ladies and gentlemen. Welcome once again to our program Wait for Eight. आज हम सभी ने देखा दिल्ली में जो तांडव हुआ, किसानों ने अपने अधिकार के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर जो हंगामा मचाया, लाल किले पे सवार हो गए, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहरता है वहां पर अपना ध्वज लहरा दिया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये मान्य नहीं हो सकता. Can we accept this? Now we are also hearing a long rope theory. एक बता दूं, ये लॉन्ग रोप थ्योरी होता क्या है कि सरकार के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि मोदी जी ने इन लोगों को इतनी लंबी रस्सी दी कि इस रस्सी से खुद लटको और मर जाओ, यानी कि हम बर्दाश्त करते रहेंगे, तुम खुद ही कुछ ऐसा कारनामा कर दोगे कि लोगों की नजरों से गिर जाओगे. ये थ्योरी एक चल रही है. तो क्या वो थ्योरी कितना आपको एक्सेप्टेबल लगता है? हो सकता. Can we accept? We are also hearing a long rope. कुछ साउंड ओवरलैप आ रहा है, इसलिए हाँ, म्यूट एवरीवन. इस पर हम चर्चा करेंगे आज. तो हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं. कुमार श्रीकांत जी, आपने 5 बजे भी सत्यान्वेशी भारत की तरफ से इसी टॉपिक पर बात की, लेकिन चूंकि आज लोकतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है, और इस पर हम घोषणा कर चुके थे कि हम लोकतंत्र पे चर्चा करेंगे, और इस बीच ये हो गया, तो हमने इसको मोड़ दिया, टॉपिक को मोड़ दिया कि ये क्या लोकतंत्र है जो आज हमने देखा. क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र के नाम पर हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? इस पे हम आज चर्चा करेंगे. हमारे साथ गौतम मुखर्जी जी हैं. Gautam is a columnist with several mainstream newspapers and he also writes regularly for Sirf News. Welcome to the show, Gautam. Ramesh Venkatraman is a management consultant and guru. He also runs a series on Vishnu Sahasranam. You must follow him on Facebook as well as his own blog. It's an excellent commentary on every name of Lord Vishnu and what it implies. It's a collector's item. We have with us Akhilesh Gautam ji. Akhilesh Gautam ji, you have seen what has happened today in Delhi. Though you are not living in India, from wherever you are, you have seen what has happened. So we are looking forward to your views on the issue. We also have Jainendra Pratap Arkuvanshi ji. Jainendra ji, आपका भी स्वागत है. पता नहीं आप जो देखा आपने उसका आप समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, हम सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपकी राय भी. रचित कौशिक जी हमारे साथ हैं, सब लोकतंत्र के बहुत ही फेमस वीडियो प्रेजेंटर हैं और कौतुक व्यंग्य कटाक्ष के साथ अपनी बात को आगे रखते हैं. वेलकम टू द शो रचित. वी बिगिन विथ कुमार श्रीकांत जी. हाउ डू यू सी दिस? आप कैसे देखते हैं आज की जो घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे तोड़फोड़ की हो, चाहे लाल किले पे चढ़ाई की बात हो, और क्या आपको लगता है कि सरकारी तंत्र ने अपना काम सही तरीके से किया? क्या इसको रोका जा सकता था? बहुत धन्यवाद सुजीत जी. एक तो आपको बहुत साधुवाद और वेलकम बैक वाली जो बात होती है वो, क्योंकि आपने फिर से अपना 8 बजे का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और क्योंकि सिर्फ न्यूज और सत्यान्वेशी बैक टू बैक इस प्रोग्राम को करता है, तो मैं आपको एक बार फिर से साधुवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया. अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पर. देखिए, है क्या कि अगर सरकार ऐसा ना करती तो वैसा करती, सरकार वो ना करती तो ऐसा करती, तो सरकार मतलब नवजोत सिंह सिद्धू एक चुटकुला सुनाते हैं कि वो मेरी मौसी की मूछें होती तो वो मौसा होते. तो ये ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, तो सरकार ऐसा कर लेती, सरकार वैसा कर लेती. ये बड़ा मुश्किल है सर. हम कैसे ये सोच सकते हैं? सीधा सीधा हमें यही देखना पड़ेगा कि, और इनको असामाजिक तत्व कहना, मुझे लगता है असामाजिक तत्वों को भी गाली है जी. अगर आप इन लोगों को असामाजिक तत्व कहेंगे, अगर इन लोगों को आप ये कहेंगे कि ये लोग गलत हैं, इन लोगों ने गलत किया, तो ये गलत को भी गलती कही जाएगी. तमाम ऐसे फुटेज अगर आप देखेंगे, और आप चला सकते हैं, उन तमाम फुटेज में आप देखेंगे ये कहां तक गए हैं, मतलब लास्ट कहां तक गए हैं. पुलिस पर ट्रैक्टर चलाने का काम हो, आम आदमियों को पीटने का काम हो, यहां तक कि पत्रकारों को पीटने का काम है. आपने देखा हो, हार्डली 2 से 3 ही न्यूज चैनल अपनी आईडी से वहां रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी न्यूज चैनलों को बिना आईडी के रिपोर्ट कर रहे हैं.
तो आप साइकोलॉजी समझिए, इन लोगों की साइकोलॉजी क्या है, बेसिक है। अब पत्रकारों से तो किसी आंदोलन को दिक्कत नहीं हो सकती ना। हाँ। अब आता हूं, अब देखिए एक और, ये क्योंकि ये सारा फंडेड पैसा, ये फंडेड पैसे के तहत किया गया काम है और ये सुनियोजित तरीके से किया गया काम है। और मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, एक छोटी सी बात है, तकरीबन 1 लाख के आसपास ट्रैक्टर अगर आप देखें तो आज उनका बवाल कटा है और बेहतर तरीके से बवाल कटा है उन 1 लाख ट्रैक्टर्स को चलाकर, जिसमें मैं सिर्फ ट्रैक्टर्स पे आ रहा हूं, अभी गाड़ियों पर नहीं आ रहा हूं, गाड़ियों की संख्या तो लाखों में है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। और एक ट्रैक्टर तकरीबन 400 किलोमीटर का उसका अप एंड डाउन है, आज मैंने देखा, क्योंकि जहां जितना चले। और औसतन अगर 10 रुपए मतलब 10 किलोमीटर का एवरेज एक ट्रैक्टर देता है, और ये डीजल पर ट्रैक्टर चलता है, ये पेट्रोल पे नहीं चलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो डीजल पे जो चल रहा है और डीजल का दाम 84 रुपए प्रति लीटर है, तो औसतन जो है 40 लीटर एक ट्रैक्टर पे खर्च हुआ है। कुल डीजल जो है वो 40 लाख के आसपास, 40 लाख लीटर के आसपास खर्च हुआ है। और जिसपे मोटा मोटी अगर आप देखिए तो 33 करोड़ से ज्यादा, 33 करोड़ 60 लाख से ज्यादा केवल पैसा खर्च हुआ है ट्रैक्टर्स में पेट्रोल भरवाने के लिए, सॉरी डीजल भरवाने के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। तो आप सोचिए कि इसके पीछे का पैसा कहाँ है और ये कौन दे रहा है और किस तरीके से देता है। अब मैं आता हूं सरकारी, आप मुझे लगता है उसको बेहतर समझते होंगे सुजीत जी और रचित जी। जब आपको पता होगा कि रामदेव का आंदोलन चल रहा था और दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से निहत्थे आंदोलनकारियों को रात में मारा था और रामदेव के आंदोलन को किस तरीके से ट्रीट किया था। अब क्या उसी तरीके से ट्रीट करती सरकार? नहीं, क्योंकि सरकार जो है वो उसे पता है कि एक तो उनका नाम वैसे ही बदनाम है, उनका नाम मुस्लिमों को लेकर या अलग अलग प्रोग्राम्स को लेकर या सीए हो या तमाम आंदोलन को लेकर उनका नाम वैसे ही बदनाम है। और अगर इसे थोड़ा हार्डली अगर वो ट्रीट कर लेंगे तो वो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा मानना है वैसे भी मुझे पूरा यकीन है श्रीकांत जी कि आज तो बीबीसी वालों ने और न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने, वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो धोया होगा मोदी को पूरा धोया है। नहीं, मैं अभी देख रहा था। अरे वो तो छोड़िए, बांग्लादेश के अखबार लिख रहे हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के अखबार, एशियन और खास तौर से ग्लोबल टाइम्स का भी मैंने ट्वीट देखा, ग्लोबल टाइम्स का, ये जिसके यहाँ लोकतंत्र जिद्दा नहीं है वो हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठा रहा है। और वो जो ट्वीट, और वो जो, मैं कहता नहीं लेकिन मैं कह देता हूं क्योंकि जिनेंद्र जी का प्यारा शब्द है, पेटीकोट मीडिया जो है, जो पेटीकोट मीडिया है वो इस चीज में बिल्कुल लगा हुआ है। आप देखिए इंटरनेशनल बिरादरी लगातार गरिया रही है, लगातार मोदी पर सवाल उठा रही है। तो ये सोचिए, ये सुनियोजित है, लेकिन अब सरकार को बहुत हार्डली इसके साथ ट्रीट करना चाहिए। लठतंत्र का जवाब लठिया सा ही होता है, जिस भाषा में बात हो उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। खग बूझे खगही की भाषा, यानी कि जिस भाषा में सवाल उसी भाषा में जवाब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले कि हम अगले पैनलिस्ट तक बढ़े, एक झलकी देखते हैं हुआ क्या है। ये देखिए यमुना के पुल का बैरिकेड, ये यमुना के पुल का बैरिकेड है। ये देखिए, ये यमुना के पुल का बैरिकेड है जिसको किसानों ने पूरी तरह तोड़ दिया है। ये देखिए, यमुना के पुल का बैरिकेड पूरी तरह तोड़ दिया है। इंडिया गेट के ऊपर चढ़ाई कर। रचित जी, कितने निर्दयी हैं हम लोग, हाउ इंटॉलरेंट ऑफ अस, कि हम लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए इस डेमोक्रेसी को। आप म्यूटेड हैं शायद। जी मैं इतना डरा हुआ हूं इस सरकार के ताशाही रवैये से कि मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी आवाज बंद हो गई थी। आपने साहस करके मेरी आवाज को फिर से वापस लाया है। तो बिल्कुल यही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यही असली लोकतंत्र है और स्वस्थ लोकतंत्र है। वो बेचारे मासूम किसान आखिर कर ही क्या रहे थे? अपना झंडा लाल किले पर फहरा रहे थे। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र जो होता है वो लोक से बनता है, लोगों से बनता है। लोकतंत्र की जो धरोहरें होती हैं वो लोगों की धरोहर होती हैं।
इसी धरोहर के सिद्धांत को मानते हुए आपने देखा होगा कि लोग, अगर आप उत्तर प्रदेश में सफर करते रहे होंगे, बिहार में सफर करते रहे होंगे, तो ट्रेन से सीट से लेकर और बल्ब और पंखे तक उखाड़ कर ले जाते थे। तो उसी सिद्धांत के चलते हम ये भी मानना चाहिए कि लाल किला वो अंग्रेजी वाला का सफर करते थे, SUFFER। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए वो चेन से मग्गे को बांधना पड़ता था जो टॉयलेट में वहां पर हुआ करता था। तो उसी सिद्धांत के चलते कि जैसे भारतीय रेलवे हमारी अपनी संपत्ति है, वैसे ही लाल किला भी हमारी अपनी संपत्ति है। तो वहां पर हम अपना अगर ध्वज फहरा देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? करते हैं। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन था। आप इसे देख सकते हैं, उनके हाथ में जो तलवार और फरसे थे वो यहाँ पर खेती करने के लिए लेकर आ रहे थे। आपने देखा कि दिल्ली में वैसे भी वो लोग खेती कर रहे हैं, तो वो तलवार और फरसे इसीलिए लाए गए थे, उन्हें बदनाम करने के लिए। गोदी मीडिया ने संघ की ये साजिश है, और जितने भी ये भक्त लोग हैं राइट विंगर्स, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये हिंसा के लिए तलवार और फरसे लहरा रहे हैं। और थोड़ा बहुत अगर उन्होंने किसी को मार दिया, किसी महिला पुलिसकर्मी पर भी हमने देखा लाठी चलाने की कोशिश की गई थी, तो ऐसे छोटे मोटे अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो ये तो उनका आक्रोश है। और आक्रोश का ये प्रेशर, जो प्रेशर कुकर का वॉल्व होता है, ये तो हमारे माननीय न्यायालय ने कहा है जब नक्सलियों के विषय में आया था कि ये तो प्रेशर कुकर का वॉल्व है। तो ये तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। इस बारे में आप क्या कहते हैं रचित जी, कि ये जो कहा रहा है लॉन्ग रोप थ्योरी जो है, कि शायद मोदी जी ने जानबूझ के इनको ये सब करने दिया ताकि लोगों की नजरों में ये गिर जाए? जी जी बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूं। तो मोदी जी क्रिकेट से बहुत प्रभावित हैं, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्होंने लास्ट मैच देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, और जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा ने उनको बॉडी लाइन बॉलिंग की गई, चेस्ट पर, हेड पर बॉलिंग की गई, उन्होंने कहा बैट नहीं लेकर आऊंगा, बॉडी से ही खेलूंगा चाहे कितनी भी चोट लग जाए। तो मोदी जी ने भी यही कहा। ये टेस्ट सीरीज चल रही है इतने दिनों से, आप देख रहे हैं। पहला मैच इसका CAA में खेला गया था, अब ये मैच यहाँ पर खेल रहे हैं। तो इसके अंतिम मैच का अंतिम सत्र अभी चल रहा था। तो मोदी जी ने कहा कि बैट नहीं लाऊंगा, नहीं तो एज लग सकती है, मैं बॉडी से ही खेलूंगा जितना भी ज्यादा चोट हो। अब प्रश्न ये उठता है कि पुजारा के बाद ऋषभ पंत को भेजा गया था उस मैच में। हमारे अमित शाह अगले पैड करके तो बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पवेलियन से खेलने के लिए कब उतारा जाता है, ये देखने के लिए हमारे को जी। इससे पहले कि हम दूसरी तरफ की भी आवाज सुने, एक और क्लिप देखते हैं, क्या हुआ आज। तरह से आप देखिए एक और कुछ इसको आगे और भी मैंने चलाया वीडियो, इसमें कोई एक देखने वाला कटाक्ष भी करता है बिल्कुल रचित जी के स्टाइल में कि बड़ा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। तो जैनेंद्र जी, आपको कितना शांतिपूर्ण लगा ये प्रदर्शन? नमस्कार सभी दर्शकों को, और गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जहां तक लगा ये लोकतंत्र के ऊपर करारा हमला है, और सरकार की भी कहीं ना कहीं एक नाकामयाबी है। इसमें आंदोलन को कल रात को पूरा रूट मैप बता के इजाजत दे दी गई। सभी को पहले से, लगभग हर देशवासी को, सरकार को, सभी के पास इनपुट था। लाल किले जाने की इजाजत नहीं थी, शायद आपको पता नहीं है। प्लीज मोबाइल निकालिए, कुछ सर्च कर लिया करें। लाल किले जाने की समय दोनों इनको बता दिया गया था कि कौन सा समय होगा
जब परेड समाप्त हो चुका होगा राजपथ हाँ, पर, उसके मैंने उसके वही बाद कहा है, आप आएंगे। कल ही ये हाँ। तय हो गया था। बिल्कुल। मैंने यही कहा है कि ये तो कल ही तय हो गया था। और जैसा कि पूरी देश की जनता को पहले से आभास था, सरकार को भी आभास था, इनपुट भी था सरकार के पास कि असामाजिक तत्व उसमें शामिल हो सकते हैं, कोई बाहरी उपद्रवी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद भी ये हिंसा हुई, जिसका इनपुट पहले से खुद सरकार के ही, कल जब परमिशन दी जा रही थी, उससे पहले दिल्ली पुलिस के जो अफसर थे, वो खुद इंटरव्यू में इस चीज को बता रहे थे कि उपद्रवी इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे खुशी की बात है, उन्होंने बता दिया, लेकिन उनकी तैयारी क्या थी वो आज आपने देख ली। ऐसा बहुत कम होता है कि खुद पुलिस आप पहले से आके बताए कि इसमें उपद्रवियों के शामिल होने की गुंजाइश है, इसमें असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं और साथ में हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। उसके बाद भी पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया और आज जो पुलिस की कमी थी वो केवल जनता को बताया जा रहा है पुलिस की कमी थी। क्या यहाँ बैठे जितने सम्मानित लोग हैं, क्या कोई बताएगा मुझे कि 26 जनवरी के दिन और दिल्ली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कमी हो जाए? मुझे नहीं लगता है। अर्धसैनिक बल 24 घंटे दिल्ली में 26 जनवरी 15 अगस्त से 15 दिन पहले जब रिहर्सल शुरू हो जाती हैं, तब से वो पूरी दिल्ली में चप्पे चप्पे पे तैनात हो जाते हैं। आज आपको कहीं दिखाई दिया ऐसा? मुझे नहीं दिखाई दिया। तो इसी आपको वजह लगता है कि ये जो आज ट्रैक्टर रैली हुई, इसकी अनुमति ही नहीं मिलनी चाहिए थी? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, अनुमति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि लेकिन एक बार आ जाए तो उन पर गोली तो नहीं चला सकते ना आप। एक बार जब आ जाए वो। नहीं, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं कि अनुमति मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। मेरा ये कहना है कि अनुमति मिलनी चाहिए थी, और जब पुलिस ने खुद ही मान लिया था कल ही कि ये उपद्रवी शामिल हो सकते हैं, अराजक तत्व शामिल हो सकते हैं, तो फिर क्यों आज पूरा मीडिया किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताने पे तुला हुआ है? ये वही चीज हो गई जो पहले दिन जब ये लोग धरने पे बैठने आए थे, उसी दिन मीडिया ने अगले 15 दिनों 20 दिनों तक यही लाइन चलाई थी, ये खालिस्तानी है। पैसा कहाँ से आ रहा है? अच्छा, लेकिन इसमें एक एंगल और भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आजकल आप सुनते होंगे कि हर सुबह मेरा न्यूज पॉडकास्ट आता है। तो आज सुबह जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, न्यूज की स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मेरे पास एक खबर आई, कल रात की, काफी देर रात की खबर आई कि जो 40 संगठन है, किसान के संगठन है, जो ये पूरा पिछले 2 महीने से जिन्होंने धरना प्रदर्शन कर रखा है, उसमें से कई यूनियंस के लोगों ने, अभी हम उनको उपद्रवी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पे कहा था कि हम पुलिस का ऑर्डर नहीं मानेंगे, हमें तो जो रास्ता पसंद आएगा हम उसी रास्ते से जाएंगे। तो हम ये केवल हम किसी खालिस्तानी या किसी आतंकवादी संगठन के मत्थे नहीं मर सकते, क्योंकि जो लोग आधिकारिक तौर पे अपने यूनियन की तरफ से कह रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, गूगल चेक कर सकते हैं, वो भी कह रहे थे, मैं बता देता हूँ बात नहीं मानेंगे। मैं सुजीत बता देता हूँ। हाँ, जो आपने 40 आधिकारिक संगठन बताए, वो कौन से संगठन थे? उसके नाम मैं बताऊं आपको? किसान के यूनियन है सब, और जो सरकारी जो सरकार पक्ष में है उनको तो उन्होंने पहले ही दरकिनार कर दिया था कि ये हमारे लोग नहीं। आप मेरी पूरी बात सुनिए। टोटल 400 संगठनों का अभी जो योगदान है इस प्रदर्शन के लिए है। उसमें से जो सरकार ने जो संगठन से बात की थी, टोटल पहले 32 थे, उसमें से जब एक ने बात की थी कि इनको गद्दारों को छोड़ो और शाहीन बाग के जो बंदी हैं उनको छोड़ो, तो संगठन को अलग कर दिया गया था, तो 31 रह गए थे। उन 31 में से एक योगेंद्र यादव भी शामिल हुए थे, इनको भी अलग कर दिया गया था। तो कुल मिला के संगठन के रूप में 31 संगठन रह गए थे जिनसे सरकार बात कर रही है। उन 31 में से किसी ने कहा हो आप मुझे उसका नाम बता दीजिए जिनसे सरकार बात कर रही है। ठीक है, मुझे एक नाम बता दीजिए। मैंने एक दिन और एक नाम बताए थे, ज्यादा नाम आपको मिल जाएंगे। एक किसान की मौत हो गई थी, राजदीप सरदेसाई ने कहा कि पुलिस की गोली से वो व्यक्ति मारा गया। हाँ, पुलिस की गोली से वो किसान मारा गया और वो स्टंट कर रहा था अपने ट्रैक्टर से। हाँ, तो जब उनको ट्रोल किया गया और दिल्ली पुलिस ने जब क्वेश्चन पूछा तो वो अपना डिलीट करके भाग गए। तो जैनेंद्र जी का एक ही काम है, बता देता हूँ मैं,
और जब आप नहीं, मेरी बात राजदीप सरदेसाई ने उस ट्वीट में एक और बात कही। राजदीप सरदेसाई ने उस ट्वीट में एक और बात कही। ज्ञानेंद्र जी, आपने नाम पूछा है, मैंने जो स्टोरी चलाई उसी से उद्धृत कर रहा हूँ। मैं अपनी बात फिनिश कर देता हूँ। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे दूं, फिर आगे बताइएगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति KMSC के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा, हम दिल्ली पुलिस के बताए रूट का नहीं, अपने रूट पर मार्च निकालेंगे। हमने दिल्ली पुलिस को 45 मिनट दिए हैं। हमने उन्हें बताया है कि हम बाहरी रिंग रोड पर जाएंगे, अब दिल्ली पुलिस को देखना है कि आगे क्या करना है। ये सतनाम सिंह पन्नू का कहना है, किसान मजदूर समिति का। मैं इसे चेक कर लूंगा, लेकिन ये जहां तक मुझे याद आता है, जो आप नाम ले रहे हैं, वो नाम उन 30 संगठनों में शामिल नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर में आपको बता दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग में शामिल थे। उस मीटिंग से निकलकर उन्होंने ये बयान दिया कि कुछ संगठन मान गए हैं, हम नहीं मानते। ठीक है, तो मैं जो अपनी बात, चलिए मैं आपकी बात को भी अभी बताता हूँ। पहले मैं जो बता रहा था, बताइए। लेकिन जहां तक बात हिंसा की है, वो हिंसा कतई लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सरकार का पूरा दायित्व है एक एक इंसान को, जो परोक्ष रूप से भी चाहे क्यों ना जुड़ा हो, उसको पकड़े और पूरा उसको जो भी उसको सजा दिलवा सकती है, जितनी कठोर से कठोर, वो दिलवाई जाए। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। गौतम, how do you look at this information, this piece of information that Delhi police knew very well what was going to happen today, last night itself? Right. Go ahead. I think there is some kind of Zen attempt from Mr. Modi himself to tackle this kind of protest and insurrection and sedition. It happened when we had the Shaheen Bagh and later on the riots, but thanks to a few more direct people like Kapil Sharma, at least there was some retribution given to those who deserved it. Now, in this instance, everybody's hand is tied if Modi says don't hit them. The police knew, of course they knew. Were they prepared? They were prepared to handle a church fate. You know, I happened, as it happened, to come back from the hills where I went after 10 months of lockdown and restriction and so on. I went to Nainital, and on the way back, I was coming back on the 24th, and we were directed to various detours right from before Garmukteshwar, and 40-kilometer detour in one instance, and finally I got to Ghazipur. Now, all the while, I was talking to my family and I was saying, look, this thing is really not what it's cracked up to be. I kept counting the tractors. I counted 50 by the time I got into Delhi at Ghazipur, where that big mound of garbage is. And from there, I again went this way and that, and finally reached home 3 hours after I intended to, or I thought I would. Now, and this is where I would very much doubt that they had a lakh and a half or any such thing. On my side, I counted 50. That was on the 24th evening. Okay. But they were all rigged out. They were all rigged out with these trailers with lots of mattresses on them and people sleeping. It's almost a month now. Maybe the numbers have swollen in the meantime. Yeah, well, a day. No. I'm talking about 2 days ago. Okay. All right. Yeah. What are we? We're on the 26th or 24th. Right. Okay. I thought you were December. Okay. All right. Now, having said that, I don't think there were really that many tractors, but there were a lot of people in the trailers. Right. The trailers had mattresses, and there were about 10, 12 people sleeping in those trailers as they were occupying. हम श्रोताओं को ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस को किसानों ने जो वादा किया था, उसमें एक वादा ये भी शामिल था कि हम ट्रेलर्स नहीं लाएंगे, हम केवल ट्रैक्टर लाएंगे, ट्रेलर्स नहीं लाएंगे।
तो वहां No, पर भी some वादा had, खिलाफी हुई है। some were tractors, some were tractor trailers, almost हाँ, in equal number. But right. there really weren't that many. The Hmm. other thing is the kind of barriers they put up were pretty pathetic. The little, Yes. like those accordion barriers, Right. like old-fashioned lifts and so on. The police were ill-equipped on purpose. There was no attempt to actually resist. I commend the police for taking this on with, a wing and a prayer, which is what they were subjected to because of the Right. authorities and the policy decisions behind them. Now, why is the Modi government allowing this? It is, they've given Padma Vibhushan to the Japanese prime minister, and maybe he's a big follower of Zen Buddhism or some shit, but this doesn't make any sense. Yes. It Yes. doesn't make yes. any sense. This I'm taking that to appalling. Ramesh. This is I'm taking that appalling. to This Ramesh. is plain right. Right. I don't know where his head is. Chaos. Where Chaos. is the This prime complete minister's chaos. head? This is complete anarchy. Ramesh, I'm not sure how familiar you are with the environments, with the way things are in Delhi. But there are, a few characteristics which must be brought into this discussion. Number one, we often see a barricade in Delhi with nobody manning them. It's a very common sight in Delhi. आप जा रहे हैं कहीं पर, पुलिस की बैरिकेड लगी हुई है, कोई पुलिस वाला नहीं है वहां पर. This can happen on an average normal day. This cannot happen on the Republic Day when the signs, when the portents of something very bad happening is all over the place. So why did this happen there? हमने देखा इन वीडियोस में कि बैरिकेड्स थे और इन लोगों ने बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ा. वहां पे कोई पुलिस वाला था नहीं, खाली बैरिकेड रखा हुआ था, जैसे कि बैरिकेड देखते ही लोग रुक जाएंगे. तो ऐसा हो नहीं सकता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं बोला गया होगा कि नहीं आपको कुछ करना ही नहीं है. That is one thing. So do you buy the long rope theory, Ramesh? I think yes and no, and I'll explain why. I think the state must and does have a monopoly over violence. And the fact that, just think of it, if they wanted to, they could have easily stopped this. I quite agree with Gautam when he says that, it was deliberately, It's pathetic. It's a disgrace, but primarily because it was deliberately allowed to spin out of control. That is what I feel. And, you can call me a cynic, but I see this as, I think Sai Deepak called it the Shaheen Baghaization of the policy of this government. I think what is happening is they have their spin masters on social media who are always ready to spin everything into a new story, into what is quite appropriately called a master stroke. And every time they do this, and he's also now grown a beard and he looks more like Tagore and also Periyar. So with all the elections coming up, and I think that this is being deliberately done. And what is happening is ultimately what we are seeing is if they wanted to, they could have stopped. But what they are doing is in the process, because each time they do this, they get so many people. I think the Mood of the Nation survey showed that if we had elections now, they wouldn't, they would win hands down. Yes. Essentially, what they're doing is, I think they're allowing this to happen because all they're interested in is retaining power, coming back to power, and what happens to the nation be damned. That is exactly how that is exactly how I'm seeing this, because there is no other reason for them to have. I saw the video clips. I also spoke to a few friends in Delhi. And what they're saying, most of them corroborate what I'm, saying. I think this is deliberately allowed. I think they wanted what happened at Red Fort. But what they're forgetting is that history will be history will not be kind with any of these people. Right. I think Manmohan said that history will be kind with him. Later when people look back on what his time was.
I think that we will soon come to a time when we'll actually forget all that happened during Manmohan's term, and we'll remember. Maybe Mr. Modi is a believer in Jesus Christ, who said that the meek shall inherit the earth. Yeah, so that's also the reason why I said, Constantine. I did put up that post where I said, I mean, he's behaving exactly like Constantine. I mean, allowing all of this to happen while I think what we're going to end up with is a completely, I think, like Sai Deepak called it, the Shaheen Baghization. What you're saying is that maybe the Home Ministry had allowed this, but things did not quite pan out the way they had wanted to. That's what you're saying. I think it's panned out exactly how they wanted to. I think this is exactly what they want. But you're saying this could be suicidal. This could be suicidal. It could go the other way also. It could be, but I think both Modi and Amit Shah have always walked the tightrope, and they've succeeded for a long time exactly by using the same tactics. You can go back to Gujarat, you can see all of these things. I think that's what they do. अखिलेश जी, ये हमेशा काम नहीं करता है. देखिए, शाहीन बाग में ये सोचा गया था कि शाहीन बाग में जब तक इस तरह से जमघट बना रहेगा, जैम करके रखेंगे, तब तक लोगों की सहानुभूति मोदी के प्रति बढ़ती जाएगी. लेकिन उसके तुरंत बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, भाजपा फिर से हार गई. तो हमेशा वो सहानुभूति काम नहीं करती है. आपके पक्ष में भी जा सकती है, आपके विपक्ष में भी जा सकती है. सबको नमस्कार. वैसे ये वाकई है कि टुडे इज द रियली द वेरी ब्लैक डे, नॉट इन टर्म्स ऑफ एंड इन फैक्ट you had predicted yesterday that the topic of yours yesterday is actually matching today, that has democracy even is democracy even there now? First of all, I think we need to redefine and re-baseline ki democracy. What is democracy? If today is what has happened, if what is going on for the last 2-3 months is democracy, then actually what do we want this kind of a system at all? That some 5-6 lakh people, let us take maximums, they can bypass an elected government, they can bypass the parliament, they can bypass, and Supreme Court, and actually which not required, does not have the right, can interfere into it, and these people can take anything for granted. These people can hijack everything for granted. Okay, there are how many? Around 2 crores of people which are there in Delhi. Their life is suffering, their industry is suffering, their day-to-day expenses, their day-to-day everything is suffering. Who is taking care? So just 4-5 lakhs people have taken the whole country for a ransom. So now understand, 7 से 8 घंटा हो गया मेरे ख्याल से जब ये सब दंगा चालू हुआ है. सरकार बैठी हुई है दिल्ली में, सरकार है, होम मिनिस्टर है, सेना है, सब कुछ है. कुछ एक स्टेटमेंट आया आपका, एक स्टेटमेंट, मतलब आपके अंदर, दैट इज द रीजन अ सिस्टम इज ओनली एज इट्स लीडर. नहीं, so don't develop a system, don't rely on a system. ये भी what was raided was the Red Fort, not Capitol. No, that's why the good statement नहीं आया. The point is, Ramesh, that if this was done don't worry, wait till the first. then there should have been a statement to exploit this, but there is no statement suggesting that that's why there is no. Yeah, that is because this was the Red Fort and not Capitol. I mean, the moment Capitol Hill was raided, Modi couldn't wait for a second. He tweeted, but nothing's come up, right? So essentially, it's, the Red Fort is fair game, not. But if I'm like I'm saying, I'm sticking to my guns. I'm saying this is deliberately allowed. I think it's exactly like how Shaheen Bagh was. I think it's an attempt to polarize, and they have been successful for a long time, and they're sticking with the old game plan. I think that's exactly how you can call me a cynic, but that is exactly how I'm seeing this. Okay, all right. दूसरे राउंड में, अगले राउंड में, हाँ, अखिलेश जी बात पूरी कीजिए. जनेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रहा था. बस मुझे वो किसान का संगठन का नाम बता दीजिए, क्या था? हाँ, किसान अभी आपने बताया था KMSC, किसान मजदूर संघर्ष समिति, और उसके अध्यक्ष हैं सतनाम सिंह पन्नू जी. So what the main point which I wanted to is that when you look at Shaheen Bagh also, when you look into this also, जब कोविड में तबलीगी जमात का भी काम हुआ था, तो प्लीज एक अंडरस्टैंड करिए, जब वहां पर आपके प्रधानमंत्री, योर प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू टेक सम काइंड ऑफ अ मार्शियल रोल. दैट decisiveness has to come from a martial quality. It cannot always come from a democratic that okay, let us wait, let us strategize. हमको सहानुभूति चाहिए है, जनता की सहानुभूति. Everything, once you have been elected with 300
and 3, don't try to take decisions, every decisions based upon सहानुभूति, कहीं सहानुभूति खत्म ना हो जाए, हमारा वोट बैंक खत्म ना हो जाए, एक इलेक्शन आने वाला है. The brutalness with which you have taken the decision of Notebandi, the brutalness with which you have taken the decision of GST, rolling out every amendment day in and day out, why are you not showing the same brutalness when it comes to decisions like Shaheen Bagh? Right. There are also people who are suffering because of that, and that is why they have given you a person votes you to govern the country, not to be taken up a bhid tantra. Right. Now, I have since a we are conspiracy discussing theory. whether I have this a- एक was, मिनट मैं आपको बता दूं, आपकी जनेंद्र जानकारी के जनेंद्र लिए जी जनेंद्र सुजीत दा, जी बस जनेंद्र एक जी मिनट, सुजीत दा, ये देखिए पेपर, यहाँ पे 31 दिख नहीं रहा। किसान नेम लिखा हुआ है, स्क्रीन ठीक पे है? साफ दिखेगा नहीं, ऐसे स्क्रीन शेयर से दिख मतलब- सकता है, लेकिन हाँ खैर आप देखिए, पढ़ के सुना दीजिए, विश्वास करते हैं तो आप पे। इसमें एक मैंने +1 लिख रखा है, ये आज का पेपर नहीं है, ये पहले का ही है। इसमें जो हाँ। +1 वो लिखा है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, जो समिति आप बोल रहे हो कमेटी है, जो ये आप उसी को हिंदी में ये- समिति कहते हैं। ये +1 वही है जिसको बाहर निकाला गया था। मैंने KMSC उस भी दिन। कहा था, तो सी से कमेटी है। हाँ, And the rest are मैं वही Snow बता- White. तो ये आज का पेपर नहीं है, ये जिस दिन हमने डिबेट की थी किसी और चर्चा के लिए, ये उसका पेज है, उस दिन भी मैंने इसको +1 करके ही लिखा था। ये देखिए, ये उनमें से है, ये उन 30 संगठनों में नहीं है, ये 31 में है। तो मैं यही बताना नहीं, चाह रहा हूँ आपने तो कहा कि ये वो नहीं 31 है, है, ये 32 थे पहले। हाँ 32 थे, 31 पे, लेकिन जो ये 31वां है, ये +1 इसी वजह से, क्योंकि इसी ने वो मांग की थी कि शाहीन बाग लेकिन वाले आप वो ये भी सोचिए जैनेन्द्र जी कि केवल एक संगठन द्वारा इतने सारे बॉर्डरों से एक साथ घुसना संभव नहीं है, वो किसी एक तरफ से घुसा होगा ना, बाकी लोग कहाँ से आए? देखिए जैनेन्द्र जी वही काम कर रहे हैं जो इस वक्त तमाम मैं तो लोग, ये भी कह रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। वो इस सारी चीजों को ना, यानी कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद है। जैनेन्द्र जी ये कह रहे हैं कि ये हुआ तो सही, बुरा हुआ, लेकिन इससे पहले भी ये सारी चीजें हो चुकी हैं। इससे मैं मुझे बस एक बात बता दीजिए कुमार भाई, नहीं जैनेन्द्र सुनिए ना, आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये किसी और की, तीसरे की साजिश हो, दो बंदरों की लड़ाई में? दो बंदरों की इसका लड़ाई में नाम आ जाना चाहिए था ना, इनकी ताकत तो कोई कम नहीं है, इतने सारे संगठन है, कोई ना कोई तो बता देता कि ये लोग पीछे हैं, इससे हम नहीं है। किसान आतंकवादी है या किसान उग्रवादी है या किसान खालिस्तानी है, मैं ये कह रहा हूँ वेट एंड वॉच, और देखिए गृह मंत्री जब अपना कमेंट देंगे और उनके पास भी रिपोर्ट जाएगी किसका हाथ है किसका नहीं है, उसके बाद आप इस चर्चा कर सकते हैं कि किसान आतंकवादी है। वास्तव में जी का मानना है कि इंडिया में 60 करोड़ किसान रहता है, और उसमें से मैं ये कह रहा हूँ कि 3 करोड़ लोग भी यहाँ पे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। तो जैनेन्द्र जी, जैनेन्द्र मेरी बात सुनिए, देश के गृह मंत्री जब कमेंट देंगे तो आप उनकी बातों के साथ कंफर्टेबल होंगे, आपको मानना है कि वो राजनीति नहीं करेंगे। जैनेन्द्र आप कहना क्या चाहते हैं? वो तो क्या कहेंगे उस पर डिपेंड करता है, और जब तक किसान संगठन भी अपना कोई ना कोई वक्तव्य जारी करेंगे, किसान संगठन कुछ एक दो ने अपना वक्तव्य जारी कर दिया है कि वो इस हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे बीच आशीष धर जी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और एक्टिविस्ट भी मैं मानता हूं, इंटेलेक्चुअल भी मानता हूं, मैं उनको बहुत ही एक टॉल पर्सनालिटी मानता हूं। आपका स्वागत है आशीष धर जी इस इशू पे, और आपने इस इशू पे लिखा भी है, फेसबुक पे भी आपका पोस्ट मैंने पढ़ा। तो हम लोग दूसरे राउंड पे जा रहे थे चर्चा के, लेकिन चूंकि आपने अभी ज्वाइन किया, हम पहले राउंड को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ये जो लॉन्ग रोप थ्योरी जो है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने इतनी लंबी रस्सी दी कि इन्होंने अपने ही गले में फंदा बांध दिया, और इसलिए इनके प्रति जो जनता की सहानुभूति थी वो गिर गई, वो नीचे आ गई, और इस तरह से मोदी जी की राजनीतिक जीत हुई है। इस थ्योरी को आप कैसे लेते हैं? ये एक्चुअली क्या हो गया, रमेश जी का एक जो है उसको स्ट्रीम आउट कर दीजिए स्क्रीन से, दो जगह। अच्छा, इनका डबल आ रहा है क्या? हाँ रमेश जी का डबल आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो पुराना वाला जो स्टिल है उसको स्ट्रीम आउट कर दीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ आशीष, यस। नहीं तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो ये है कि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ के बनाया था, बहुत
उम्मीदों के साथ बनाया था, और जैसे जैसे हर इशू पे वो जिस तरह से बैकफुट पे खेलते हैं, हमेशा डिफेंसिव होके खेलते हैं, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया था। अब लोगों के पास चारा ही नहीं है बस ये रैशनलाइज करने के अलावा कि नहीं उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ये कोई लंबी 56D चेस्ट खेल रहे हैं, या कुछ ऐसा कोई कमाल का उन्होंने पहले सोचा हुआ चाणक्य नीति है जिसको पूरा कर रहे हैं। ये रैशनलाइजेशंस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपने आप को तो उन्हें जस्टिफाई करना है ना, जो उन्होंने वोट किया है और जिस तरह की उन्होंने आशा उनसे रखी है, जब वो खरे नहीं उतर रहे कसौटी पे, तो कुछ ना कुछ करके तो आपको जस्टिफाई करना है। तो ये तो इसको सीरियसली लेने वाली कोई बात ही नहीं है कि जो लोग कहते हैं। हमारे सामने ये सब हो रहा है, और क्योंकि मैं कश्मीर से आता हूँ तो मुझे और क्लैरिटी से ये दिखाई देता है, एटलीस्ट मुझे ये लगता है, क्योंकि कश्मीर में जब उग्रवाद बढ़ा लेट 80s में, तो बिल्कुल इसी तरह स्टेट का सरेंडर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सामने स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो जिस तरह हम देख रहे हैं ना कि अगर आप मोदी जी के फर्स्ट टर्म और अब सेकेंड टर्म में देखें तो किस तरह से एस्केलेट हुआ है ये। पहले ब्रोकन चर्च विंडोज की बात हुई, फिर अखलाक की बात हुई, फिर कोई जुनैद मरा को हाथापाई में तो उसके लिए उनको अपोलोजाइज करना पड़ा, गौ रक्षकों को गुंडा बोला, फिर ऐसे ऐसे करके ये इशू बढ़ते गए। फिर नॉट इन माय नेम हुआ, फिर उसके बाद जस्टिस फॉर आसिफा हुआ, और दूसरी तरफ का कोई पक्ष रखा नहीं गया। लेकिन एक चीज आशीष जी, एक चीज मैं इसमें पॉइंट आउट कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छे कुछ एग्जांपल्स गिनवाए, और हमने अभी हाल ही में एक लेख छापा था सिर्फ न्यूज में, और उसमें ये था तो लेखिका ने ये लिखा था कि आप देखिए इस तरह के लगातार उदाहरण हमारे सामने आ रहे थे, और इस बीच राम जन्मभूमि पर वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट से। जैसे ही वर्डिक्ट आया तुरंत दूसरे पक्ष की स्ट्रेटेजी बदल गई, और स्ट्रेटेजी वो आक्रामक हो गई जो डिफेंसिव हो रही थी। रो पीट रहे थे, वो छाती पीट रहे थे अपना, अरे हमारा चर्च गिरा दिया, अरे नन का रेप हो गया, अरे देखो अखलाक को मार दिया। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या वर्डिक्ट के बाद से वो आक्रामक हो गए। उसके बाद सीएए हुआ, वहां शिकायत के सुर में बात नहीं कर रहे थे, वहां वो आक्रमण के सुर में बात कर रहे थे। और आज किसान बिल की बात हो रही है, कल कुछ और पे बात होगी, और वहां पर भी रवैया आक्रामक होगा, उनका डिफेंसिव रवैया नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गियर चेंज हो चुका है, गियर चेंज हो चुका है, और गियर चेंज होने दिया गया है। क्योंकि जब सीए हुआ, जब तो तब भी जो लोग मोदी जी से मंत्रमुग्ध नहीं है, वो यही कह रहे थे कि भाई 3 महीने हो गए, क्या प्लान है? ये तो कोरोना बीच में आ गया कि उनको हटना पड़ा, वरना तो ये इसी दिशा में जा रहा था, और इससे बुरा होता, इससे भी बुरा होता, क्योंकि अब वो पूरी तरह कंसोलिडेट हो गए थे, वहां पे बैठ गए थे, और उनके वहां पे तो सब कुछ चल रहा था। तो अब वो क्योंकि बंद करना पड़ा, अब नया बहाना मिल गया। अब ये भी रफा दफा होगा तो कुछ और आ जाएगा। जी, हम दूसरे दौर पे चलते हैं चर्चा के, और उसमें चूंकि हमने पहले ये तय किया था कि लोकतंत्र पर हम चर्चा करेंगे कि भारत का लोकतंत्र कितना सफल हुआ या नहीं। इस बीच इतना बड़ा हंगामा हो गया दिल्ली में, इस कारण हमें टॉपिक में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ा। लेकिन लोकतंत्र पे हमारा अभी भी ये है कि जो हमने आज देखा दिल्ली में, क्या वो लोकतंत्र है? तो अगर ये लोकतंत्र नहीं है तो बाकी जो विश्व के जो लोकतंत्र हैं वहां पर क्या होता है? इस सवाल को मैं जैनेंद्र जी के पास ले जाता हूं। जैनेंद्र जी, किसकी आवाज को आप लोकतंत्र मानते हैं? इसके लिए मैं कुछ अंतरराष्ट्रीय आपको उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? हाल ही की बात किया जाए तो जब हमारे यहां पर पिछले दशक हंगामा हुआ था, उससे पहले इजिप्ट में हंगामा हुआ था, ट्यूनीशिया में हंगामा हुआ था, और हमने देखा कि उसको भी लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। वहां होस्नी मुबारक राज करते थे, उनको हटाकर एक मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई एक बहुत कट्टर नेता आ गया जो उनके देश का हेड बन गया उस कथित लोकतांत्रिक एक्सरसाइज के बाद। अगर हम अमेरिका के अपने देश में देखें तो अमेरिका ने 30 साल तक वियतनाम की लड़ाई लड़ी। उसको करीब जब 15 साल हो गए थे तो अमेरिका के अंदर हंगामा शुरू हो गया था, इसी टाइप का, सीएए टाइप का, किसान बिल टाइप का। और कॉलेज के जो छात्र हैं वो पथराव कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। तो एक तो उनका वॉइस है, ठीक है। ऐसे में एक बार क्या हुआ, एक बार पुलिस को मजबूर होना पड़ा गोली चलाने के लिए। उसमें 2-3 छात्र मर गए, अमेरिका की बात कर रहा हूं।
जी। उसके तुरंत बाद वहां के अमेरिका के ओपिनियन पोल्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो एक गैलप पोल हुआ वहां पर कि ये सरकार ने सही किया कि गलत किया, जिसमें 53% लोगों ने कहा कि सही किया, इन लोगों को मारना चाहिए था। ठीक है, जो उस तरह का वॉइस अमेरिका से आप सुनते नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स उसको छापता नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट उसको छापता नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो आप जिसके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, किसानों के प्रति, कथित किसानों के प्रति, हो सकता है कि उनके पीछे एक बहुत भारी संख्या में लोगों का आक्रोश बढ़ रहा हो, जो कि ऐसे ही किसी ओपिनियन पोल में आ जाएगा, या हो सकता है किसी दिन दूसरे पक्ष के लोग भी हिंसक हो जाएं। सुजीत, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जब हम लोकतंत्र का पैमाना नापने जाते हैं तो लोग भी जब मतलब कुछ मैगजीन्स हैं वो जांच करती हैं लोकतंत्र की एक क्रमवार स्थिति हर देश की, उसमें कुछ लिए जाते हैं। उन पैमानों में कुछ चीजें बहुत बेसिक शामिल होती हैं, जिनमें लोगों की राय भी शुमार होती है, जिसमें प्रशासन का कामकाज भी शुमार होता है, जिसमें सरकार द्वारा किए गए फैसले और प्रशासन उनको सही से लागू करवा पाया है, ये पूरी प्रोसेस शामिल होती है। उसमें सरकार द्वारा उठाए गए कदम को जनता ने कितना स्वीकार किया और कितना अस्वीकार किया, ये भी शामिल रहता है। जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं होता है कि मैं ही मैं होता है। जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें ये भी नहीं होता है कि जो सरकार जो हर चीज बोले हर वो चीज सही ठहराई जाए। उसमें मीडिया की स्वायत्तता भी मायने रखती है। उसमें आजकल की तरह नहीं है कि ज्यादातर मीडिया हाउस, अब मैं जितना आप एक साफ एक लकीर खींचिए कि लोकतंत्र कहां समाप्त होता है और अराजकता कहां शुरू होती है। हिंसा से अराजकता शुरू होती है। एक शब्द अगर मैं बताऊं, जो आज की घटना के संदर्भ में पूछ रहे हैं, हिंसा से अराजकता, आज अराजकता शुरू हुई कि नहीं हुई? आज अराजकता वाली कोई बात थी कि नहीं? श्रीकांत जी, यही प्रश्न, मैं इसी प्रश्न को लेकर आपके पास आ रहा था कि लोकतंत्र में ये जो अराजकता की जो बात हो रही है, हिंसा तो हम ये कहते हैं हिंसा अपने कार्यों के द्वारा भी की जा सकती है, जिसमें दूसरे को शारीरिक रूप से क्षति नहीं पहुंचती है। हिंसा का जनेंद्र जी, आपको मैंने जो इजिप्ट का सवाल किया या अमेरिका का सवाल किया, उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, इसलिए मैं अगले पैनलिस्ट पे जा रहा हूं। अगर कोई स्पष्ट जवाब है तो बताइए, आप उस चीज को कैसे देखते हैं? जैसे होस्नी मुबारक जैसे एक व्यक्ति को हटाकर एक कट्टर मुस्लिम ब्रदरहुड के हेड को आप इजिप्ट का हेड बना देते हैं, और वो लोकतंत्र के नाम पर होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये जो हुड़दंगबाज जो है, कभी इनके हाथ में सत्ता आ गई तो भारत की क्या हालत होगी, आप सोचिए। नहीं, जो अमेरिका ने किया है लोकतंत्र के नाम पे, वो लोकतंत्र नहीं है। वो अमेरिका का अपना जो राजशाही तरीके से वो पूरी दुनिया पे चलाना चाहता है, वो था। लोकतंत्र होता है वहीं की देखिए, लोकतंत्र का अपने देश में भी होता है ना, उनके अपने देश में भी होता है। मैं लोकतंत्र के नाम पे सबसे अच्छी चीज बताता हूँ आपको। आप हिटलर को भूल जाते हैं। हिटलर कैसे आया था सत्ता में? लोकतंत्र के नाम पे आया था, लोगों ने चुना था। लेकिन आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि वो बात हिटलर बन जाए या ना बने? आप इसकी संभावना देखते हैं कि इन किसानों में से कोई हिटलर भी बन सकता है। अच्छी बात है। मैं तो दूसरी तरफ भी बोल रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हिटलर दोनों तरफ हो सकते हैं। श्रीकांत जी, इन हिटलरों की लड़ाई में हम जो देखते हैं कि लोकतंत्र में 2-3 चीजें कही जाती है और बहुत थियोरी जैसा चिपकाया जाता है कि यह एकदम ब्रह्म वाक्य है कि हर किसी को सुना जाना चाहिए, खासकर अल्पसंख्यकों को सुना जाना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा ये बात होती है अल्पसंख्यकों की, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। लेकिन मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक है, वो पागल है, तो उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी जानी। अगर आप देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा मानना है कि पूरे शरीर में अगर एक अंगूठे में दिक्कत है और वो अंगूठा सड़ रहा है और वो आप बहुत जल्दी आपके पूरे हाथ के बाद पूरे शरीर को सड़ा देगा, तो उस अंगूठे को काट कर फेंक देना ही एक बहुत बेहतर और बढ़िया ट्रीटमेंट होता है। मेरे हिसाब से जिनेंद्र जी के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है, जिनेंद्र जी के लिए अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। दिक्कत क्या है, समस्या क्या है कि कुछ लोग ना
इतना, अब मान लीजिए, मैंने जैनेंद्र जी का तो नहीं पता, लेकिन तमाम आज कांग्रेस के नेता और तमाम विरोधी पार्टियों के नेताओं का ट्विटर हैंडल देखा। वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि जो आज हुआ है लाल किले में, इसमें ओम थानवी भी हैं और तमाम ऐसे पत्रकार हैं, ओम थानवी की तो बात ही छोड़िए, है ना, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो इस मामले को छोटा करने के लिए, एक लकीर को छोटा करने के लिए दूसरी बड़ी लकीर खींचने के चक्कर में लगे हुए हैं कि इससे पहले राजस्थान में एक कोर्ट के ऊपर झंडा लगा दिया गया था, ये लगा दिया गया था, वो लगा दिया था, इसी चीज में लगे हुए। अब सोचिए, तो ये लोग ऐसे हैं कि किसी घाव को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। ये जैनेंद्र टाइप लोग ऐसे होते हैं जो तमाम गार्बेज को, जितना भी गार्बेज और कूड़ा होता है ना, उसे उठाकर अपने चटाई के नीचे डाल देते हैं ताकि अच्छा लगे, लेकिन चटाई के नीचे कितना गार्बेज है, कितनी गंदगी, बीमारी पनप रही है। मेरा एक सवाल है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक छोटा सा सवाल, आज आपको पता है एक किसान की मृत्यु, किसान नहीं, आतंकवादी खालिस्तानी की मृत्यु हुई और कुछ आतंकवादी खालिस्तानी घायल हुए, ये आप सबको खबर है। लेकिन 83, 80 और 3 जैनेंद्र जी, मैं गणित की क्लास ले लूंगा किसी दिन आपकी, 83 पुलिस वाले आज घायल हुए। क्या मैं आपको बताता हूँ, उनका माई बाप, उनका कोई घर बार है? जो ये पत्रकार, देखिए मैं ये पत्रकारों या किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इतना बताना चाह रहा हूँ, कोई नहीं बोलता है। बात आज के दौर में की जाती है तो सरकार कहती है 62 में तो इससे ज्यादा गई थी, तो उसी तरह से आज की पत्रकार लोग यही गिना रहे हैं कि पहले ये हुआ, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ कि जो चुनौतियां आज है उनको मैं तुलना पुराने समय में ले जाके कि आपके समय में भी ऐसा हुआ। सोचिए, मेरा एक प्रश्न है श्रीकांत जी, जैनेंद्र जी, कि दोनों तरफ के लोग, केवल जैनेंद्र जी नहीं, दोनों तरफ के लोग एक बात को कमोबेश मान रहे हैं कि ये लॉन्ग रोप थियोरी जो है, कि पुलिस को भी कहा गया होगा कि कुछ करना मत, गृह मंत्रालय ने कहा होगा कि कुछ करना मत, ठीक है, तो ये इतना तो जानबूझकर हुआ। तो जैसे आपने वो मौसा मौसी की कहानी बताई कि अगर मौसी को मूछें होती तो वो मौसा होते, तो शायद मौसा हुए हो जी। नहीं, ये हो सकता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। एक और मैं ऑप्शन में, एक और चीज मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है जैनेंद्र जी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे। 1 मिनट लूंगा। जब बच्चा पैदा होता है और आप हॉस्पिटल में गए होते, खासतौर से सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में, जब आपका सिजेरियन बच्चा पैदा होता है ना, सिजेरियन, तो जब सिजेरियन बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि लगे बोलिए तो नसबंदी भी कर दो, यानी कि फिर से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से खून नहीं बहेगा और लगे हाथ नसबंदी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि अब लगे हाथ नसबंदी ही कर दीजिए। मैं तो सरकार को कहूंगा, लगे हाथ नसबंदी कर दीजिए, जो लाना है, जो कानून लाना है वो सब ले आइए, सारी चीजें हो जाइए, जितना प्रोटेस्ट करना है कर लीजिए, हम प्रोटेस्ट ही तो झेलेंगे, लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा ही तो झेलेंगे, गणतंत्र के मुंह पे मुक्का ही तो झेलेंगे। कर दीजिए जैनेंद्र जी, नसबंदी करवा लीजिए, सबसे बेहतर है। रचित जी, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था, ये मानने को अधिकांश लोग तैयार नहीं है। जी, मैं वही थ्योरी बता रहा था, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ही है। और कैसे है, हमारे यहाँ 2 मॉडल्स आजकल चल रहे हैं, मोदी मॉडल और योगी मॉडल। अब मोदी जी ये दिखा रहे हैं कि योगी मॉडल ना होने के या मोदी मॉडल जो आज का है वो होने के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। वो एक जनमानस, जनधारणा तैयार कर रहे हैं, एक परसेप्शन, अवधारणा तैयार कर रहे हैं। वो अगले पड़ाव में योगी मॉडल आएगा। बिल्कुल, वो अभी उन्हें पता है कि जब वो आए थे 2014 में तो कितना विलाप किया गया था, तो वो अब ये जनधारणा तैयार कर रहे हैं कि अगर योगी मॉडल नहीं होता है तो क्या होता है। और दोनों एग्जाम्पल उन्होंने साथ साथ करके दिखाए, इधर शाहीन बाग और इधर लखनऊ में सीएए के खिलाफ रैली शुरू हुई, उन्होंने ना केवल वहां पर पानी डाल दिया बल्कि उनके पाकिस्तान प्रायोजित जो कंबल आए थे वो भी उठा कर ले गए योगी जी। इसी प्रकार से जब राम मंदिर का निर्णय आया था तो योगी जी ने दिखा दिया कि हमें लॉन्ग रोप की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी रोप है वो बहुत होती है एक भैंस को बांधने के लिए।
और सारी भैंसें उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हैं Ashish, आज what लाइन do में you चल make रही of हैं। this defense? What do you make of this defense of the government, Ashish? I've already shared my comments about this, that these are post hoc rationalizations to justify your own commitment towards this party and the government, because you have voted for them and it doesn't feel good to see that your dreams are crashing. So this is nothing else, because this is plain as daylight what is happening right now, and you're assuming that the other side is like inert or something passive and that they don't have a strategy. You see, they have unhurled a non-Indian flag. I mean, whatever it is, some say it's a Khalistani flag, some say it's just a Khalsa flag, whatever it is. But they've actually replaced the tricolor with that flag, and these pictures are going all across the world. We live in an information age, and you're talking about these things as if this is a grand strategy. I completely disagree and reject that view, because this is also dangerous. You see, what is happening is that you are actually allowing the Indian state to surrender before random forces. You know, there were 5,000 people in the beginning. They allowed them to swell the numbers 2 lakhs because they did not have the guts to do anything about it, because the narrative is not in their control, you see. And if they had actually taken action against those 5,000, again, it would have flared up. So I'm not saying, I'm not entirely blaming them. Unki apni majburi hai. It could be handled better, arguably. But the point is that the Indian state is an extremely weak state, and it does not have any grasp on the global narrative today. One of the possibilities that we were discussing at 5 o'clock in the previous debate was, whether this Indian state that you're talking about, had it been not a soft state, let's say permission had been denied to these people to enter Delhi, even then there would be the other narrative where you say that, voices are being muzzled, there is no democracy in India. Either way, you are in a tight spot. No, the trouble with the BJP government is that it, like I said, that it has no control over the narrative, because it has not invested in that narrative. It has no scholarship to its credit. It has no real institutional, grasp of the thing. There are no academics, not enough academics that they would call supposedly on their side. So there is no what do you call, एक flow नहीं है, कोई cascade नहीं है कि academia से ये शुरू होता है और media में आके खत्म होता है. Media outlets, Republic can hardly be called a media outlet. It is an entertainment channel. So given that reality, it has no say, it has no control on what people think in India and outside India. ये तो हम लोग, because we are Hindus, we have suffered directly, we have skin in the game, so we understand it. But you see, a lot of people, especially outside India, they have no clue of what is going on in India. Today, someone on Twitter actually tweeted that what is going on in Delhi, the media in Tamil Nadu is actually broadcasting it as if there is a crackdown on the farmers. So the reality of today is that media is extremely powerful, and the Indian state has no control over what the media does. Right. Rachit, yes, you had a counter, I think. Yes, I think we are pinning it too much on government in terms of we are expecting government to set the narrative, and we are expecting that government shapes ideas of people and maybe the media. I don't think we should credit government with such expectations at all, because it is on the intelligentsia, on the social circuit to look on the people and shape their ideologies. Akhilesh ji, zara aap camera ke nazdeek aa jaiye. I think I do not think that if we expect government to do it, we are going to gain. We are going to suffer from lack of result, because government does not do it and they cannot do it. Right. No, there is also maybe, playing the devil's advocate, Ramesh. If the entire state, forget about Modi controlling the media,
Modi cannot control the entire state, the Indian nation state, a very essential part of which is the Supreme Court. How dare the Supreme Court tries to legislate? किसानों का बिल बनाना या न बनाना संसद का काम है, कोर्ट का काम नहीं है. कोर्ट का काम यह होता है कि जो कानून बना हुआ है उसका लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं. कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है. So you have a activist judiciary. In the face of an activist judiciary, your hands are tied. पहले जनेंद्र जी को ले लीजिए, में दर्द हो रहा है. Not really. I think I quite agree with Ashish's point about these people not having a grasp on the narrative. But I just want to put it bluntly. Incompetence is their middle name, hypocrisy their last, and stupidity their first. I think that's this government is defined by its mediocrity. You have people who don't have a clue why they are there or what they are doing. And and you need to call it out for what it is. That it's a very, very mediocre group of people, and Narendra Modi likes people who will not outshine him. I think that's essentially how he wants it, and that's essentially what he's got. You're saying he has that Rahul Gandhi syndrome. He has the Rahul Gandhi syndrome. No, I'm telling you, if things continue like this, we're going to have the man-child as a PM in 2024. Akhilesh ji, from a different country, they wouldn't know what is a Modi master stroke or what is a agricultural reform bill. Just from the visuals from the Red Fort, they will get the message that the Indian state failed today. Yeah, exactly. That is what I'm actually flooded by certain messages, and the Pakistani counterparts are actually rejoicing here. Exactly. Yes. Indian state failed, but you have a leadership which has failed, and they always look upon. And let me tell you, there is a very big an Indian community. I will not name that community. You can assume it safely. There's an Indian community which is rejoicing because they know that it has failed, and just so. Pardon? It is called Samuday Vishesh, special community. मैंने समझा. And continue. So they are rejoicing like anything. Since I was there in some work and I was not able to see what is happening, and I was attending a meeting there, and I started getting messages. So when I came back home at 1 o'clock in this time, and when I saw the things, I think this is the reason why they're rejoicing. And the moment climax moment came when the flag was unfurled at the Lal Killa. So that was the best thing, and it is floating all over the world now. And yes. As Ashish ji has said, it has sent a very, very bad signal. This everything fine, आपका जितना भी है सब ठीक है, but this should not happen. Modi should not allow this. Gautam, how would an average American, an average Brit, an average Frenchman, an average Algerian look at the visuals from Red Fort? Wouldn't they say the Indian state collapsed today? No, he'd have to hold his ears and say, my God, isn't the Modi government liberal? Because, we are teaching the world how to be liberal, how to be inclusive, how to let people come and stand on our heads. Now, there has to be a logic. I hold Mr. Modi in high regard, and he is generally he's spent 20 years at the top in public life. So I'm sure he has a plan. But the reason why the whole of the Indian government collapsed today is because he is primus inter pares, very similar to that statue of the Iron Man that he has built and is building a railway to and everything. You see, he's so big that until he says smack them, nobody else can. If it was up to Amit Shah, I have no doubt none of this would have happened. But if Modi says, no, I haven't spoken and I'm still gazing into the horizon to figure out what I should do, then nobody else can. And so I am hoping against hope that he knows what he's doing. I mean, when it came to the Chinese, he apparently does. When it comes to these dalals from
Punjab, and it is just one state. And I wish people wouldn't keep calling them farmers. They're not farmers. This is a parasite class of 50,000 people who have a number of farmers by the shorted curlies, because those little farmers cannot survive without the patronage of these basically money lenders and usurers who control them. And that is what you are seeing. And right. yet for some peculiar reason, Mr. Modi permits this. He's got a game plan that is much deeper than my intellect. Right. Just one thing. We are approaching the end of the program. 50 मिनट बाकी रह गए हैं, तो सभी का मैं सभी की राय ले लेता हूं। जैनेंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं। आप वैसे भी थोड़े ज्यादा उतावले हो रहे थे, तो आप अपनी बात भी रखिए और फाइनल रिमार्क भी कर दीजिए कि ये सब कब तक चलता रहेगा। ये सब कब तक, कभी सीएए, कभी शाहीन बाग, कभी ये किसान आंदोलन, मतलब आंदोलन होना चाहिए। मैं बता देता हूं किस कारण आंदोलन हो रहा है, ये जो है सेकेंडरी है। प्राइमरिक कारण ये है कि आंदोलन होना चाहिए। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। पहले तो आपने जो चीज बताई थी कि कोर्ट का क्या काम है, मैं पहले वही चीज क्लियर कर देता हूँ। कोर्ट का काम है, अगर कानून कोई बना है और लोग जाते हैं, तो कानून की समीक्षा केवल ये इस आधार पर कर सकती है, ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं है। मूल भावना के अनुरूप होना या न होना के अंदर एमएसपी नहीं आता है। नहीं, दूसरी चीज, एमएसपी जो है वो शेड्यूल केवल जो समीक्षा करेगी वो यही करेगी, वो एमएसपी की समीक्षा नहीं करेगी कानून की। वो पहले तो समीक्षा ही ये करेगी कि क्या है क्या नहीं होना चाहिए, इसी वजह से उसने कमेटी बनाई है। दूसरी चीज जो आप सवाल पूछ रहे थे, कब तक चलेगा इस तरह के धरने प्रदर्शन, तो मैं बता दूं, ये तब तक चलेगा जब तक कि सरकारें, चाहे पूर्ववर्ती हो, आती हो या भविष्य की हो, वो जब तक किसी न किसी विशेष समुदाय, कोई सा भी विशेष समुदाय या बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, जब तक कि उसका तुष्टीकरण किसी भी रूप में करना बंद नहीं करती। तीसरी चीज, यहाँ पे हमारे ही देश में कई सरकारों ने स्थापित होना चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा। हमारे देश में ही कई सरकारों ने कोर्ट को जो आदेश लागू करवाने थे, उन आदेशों को लागू करवाने की बजाय कोर्ट में उल्टा हलफनामा देके ये भेज दिया कि हम ये चीज नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इससे कानून व्यवस्था को खतरा होता है। कई लोगों की गिरफ्तारियां ऐसी रुकी हुई हैं। नहीं, मैं बहुत सारे केसों की, आप कितने भी गिन सकते हैं, मैं आपको 100 केस गिना दूंगा, करिएगा। रचित जी, जो राज्य ये कह रहे थे, या जो पीआईएल वाले जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालने वाले जो लोग ये कह रहे थे कि ये तो राज्य का सब्जेक्ट है, केंद्र ने कैसे फैसला कर लिया। हाँ, तो फिर वो ये भी कर सकते थे, जैसे कांग्रेस के जमाने में हुआ था, एफडीआई जब लाने की कोशिश कर रहे थे रिटेल में, उन्होंने कहा था कि लास्ट में उनका यही हल निकाला गया था कि ठीक है, जिस राज्य को चाहिए वो लागू करे, जिस राज्य को नहीं चाहिए वो लागू ना करे। उस रास्ते पर भी पंजाब जा सकता था, आंदोलन की क्या आवश्यकता थी। बिल्कुल, देखिए, अरे दो चीजें तो हैं, रुकिए, दो चीजें अभी लाते हैं। पहली बात तो मैं इस बात पे पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि मोदी जी समझ चुके हैं कि हमारे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो कराची वुड हो चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, वो किसी काम के रहे नहीं है। अब लोगों को कुछ तो चाहिए ना बात करने के लिए, थोड़ा इधर उधर कुछ होता रहे, जमावड़ा होता रहे, बातचीत होती रहे, आपस में भेदभाव कुछ होते रहे। तो अब वो मोदी जी जैसे अब जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाँ, भगवान का दिया हुआ ऐसा हमारे पास शक्ति है, तो मोदी जी ऐसा करते रहते हैं कि भाई ठीक है, आप लोग आपस में करते रहिए, उलझते रहिए, विवेचना करते रहिए कि यहाँ पर कोर्ट का रोल था या नहीं था, मीडिया का क्या रोल था, राज्यों का क्या रोल था, केंद्र का क्या रोल था, फेडरल स्ट्रक्चर का क्या रोल है। तो कर रहे हैं, लीला है, देखते रहिए। हाउ एंटरटेन्ड डू यू फील, आशीष? No, see, I would first, I mean, I'll keep it short because this is the ending comment, but I think it is important to say here that when Rachit ji said that the government has no role, I think that is completely missing the point of how the world operates today. The state is always in the business of creating and manufacturing narrative, and it does so
with allies, and also there is counter narrative. So, for example, in the US, the conservative side has their think tanks and their independent thinkers, and the left obviously has a greater hold on the academia, and both are at war with each other. But if you look at the Indian state, the business of the Indian state, as Sri Aurobindo had put it, if it has to survive and if it has to expand, that is to spread the Sanatan Dharma. So if the Indian state continues to be secular, it will have no goals to achieve whatsoever, like it has right now. And it is only busy in managing the territories that somehow God has bestowed on us. So there is no expansionist plan. There is no way in which they want to control and have an influence in the rest of the world. So which is why there is this notion among the people of India that it is not the business of the state. The controlling public opinion is very much, it's the core thing. Right, absolutely. Especially since, this government is leftist in so many ways. At least this is one lesson they can pick from the left. Akhilesh ji, the place where you live is very close to Africa. एक तीसरा रास्ता ये भी है कि लोकतंत्र की ऐसी की तैसी जो अफ्रीका में होता है, ठीक है. वेदर यू टॉक ऑफ सुडान, वेदर यू टॉक ऑफ नाइजीरिया, बोको हराम अपनी धुन पे है, ठीक है. सुडान के 2 टुकड़े हो गए, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, अभी 2 टुकड़े हो गए, एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, एक मुस्लिम डोमिनेटेड है. यही नाइजीरिया में भी हो रहा है. और कई बार ऐसा हम अपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी सुनते हैं कि जब लोकतंत्र पहले यहाँ निर्यातित हुआ था तो उस समय कई लोगों को लगा था ये भाई कौन सा नया सिस्टम है, बाहर से आया है, एक वोट होता है, इसमें इलेक्शन होता है, ऐसी की तैसी. हमारे यहाँ पर तो ये लोकल एक दादा होते हैं, उनकी पंचायत बैठती है, वही हमारे यहाँ पर छोटे पैमाने का लोकतंत्र है, हम उसी को मानते हैं. क्या हम उस व्यवस्था में जाएं फिर? एग्जैक्टली वो हम धीरे धीरे. So I would just like to make 2-3 statements that we have actually been fooled into democracy, and now democracy is fooling us. And the other thing is this, that मुझे लगता है, और बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपने 12 साल के गुजरात के कार्यकाल में सिर्फ गांधी को रट्टा लगाया. तो उससे क्या हो गया है कि he is just following. और what has happened in 1947 we know it. कि प्रॉब्लम ये हो गया कि आपने एक ऐसी अराजक दिशाहीन नीति पर लाके रख दोगे आप देश को कि जहां पर उसके पास और कुछ नहीं होगा भीड़ तंत्र के अलावा. तो ये एक बहुत ही, जो हम इसको, ठीक है बीजेपी वोट एंड नोटा वोट वो अलग छोड़िए, बट the way the country is being directed today is very, very serious. Yes, it is there. It requires a very serious debate and very serious introspection of all the stakeholders within BJP, RSS, everything. Where are we going? Let us not create 1947, please. Right. Ramesh, final remarks. Are we moving towards balkanization? Are we moving towards balkanization? No, I'll just, I typically don't like to disagree with Ashish, but I will here. I think this government and this party actually has a think tank, which is called the Self-Serving Sangh, and that think tank is the biggest problem actually. So that is a think tank. Yeah, it's a think tank. Absolutely, but they actually think it is a think tank. So that is one part of it. And how long will this continue? I think Upward shared a heat map the other day of Assam as well as West Bengal. I think this will continue in a first past the post kind of a system. This will continue as long as we are not swamped by the demographics is destiny. This will continue as long as that tipping point is not reached, and it will reach very soon. I think that is how. Right. Because I don't think these people have a clue, and they will continue to run it like they're running right now, and they'll and as far as balkanization, I think yes. I think there will be another partition if we continue to I don't know. India will never be balkanized. India will never be balkanized. We do not mend our ways. Yes, Rachit. If we don't actually mend our ways, no, it will never. I'm not saying it will never balkanize. That's for sure. And finally, Kumar Shrikant. Yes. Just 5 seconds.
answer to the future is things in UP are nearer than they appear. Thank you. Okay. Gazing at the rear view mirror, Gautam. Yeah. Look, I am, we might be saying a lot of critical things, but I am a great optimist with regard to the BJP and with regard to the future of India, which is definitely headed towards a Hindu Rashtra. And right. I think in the near future, if all goes well, and part of this pussyfooting may be so as not to lose control of the narrative, if BJP wins in Bengal, that's 42 seats into the Lok Sabha, and one of the largest prizes, and it cuts the opposition off at the knee, because this is one of the noisiest and feistiest members of the opposition. Now, right. If that means that some unfortunate tips his tractor over and dies, 84 policemen get hit, a lot of windows get broken, and collateral damage? And they put up a Khalsa flag on the lower flagpole. Well, this man who's been in it for 20 years, maybe he says that's just fine. That's fine. I'll talk to my peacocks tomorrow. That's the cost. That's the cost he is ready to pay. Yes. कुमार श्रीकांत जी, आपके 5 बजे के कार्यक्रम में आपने साहिर लुधियानवी की एक लाइन सुनाई थी, जिन्हें हिंद पे नाज है वो कहाँ है। उन्हीं की एक और लाइन है, वो सुबह कभी तो आएगी। ऐसा लगता है कि हमारी सुबह कभी नहीं आएगी, हमारी तो रात ही चल रही है। नहीं, उसके पीछे का कारण है काश एक शब्द होता है, उसको मैं बोल रहा हूं। अगर मैं आपको दिखा सकता तो एक वीडियो जरूर दिखाता, और वो वीडियो आप देखेंगे तो मैं सरतिया कह सकता हूं, जैनेंद्र जी को छोड़कर बाकी लोग अपना माथा पीटेंगे। लाल किले आप लोग गए होंगे, तो लाल किले और बीच में ना खाई टाइप है, खाई है, मतलब देखेंगे खाई है, और वो खाई 25-30 फीट तक नीचे है, 40 फीट भी है। मैं अभी वो वीडियो देख रहा हूं, किस तरीके से पुलिस और आर्म फोर्स के जवानों को मार के उस खाई के अंदर धकेला जा रहा है, और वो बेचारे अपने आप को प्रोटेस्ट का मतलब बचाते हुए गिर रहे हैं। 30 काश वो वीडियो दिखा पाता आपको, चलिए मैं कल दिखाऊंगा उसे। वो 30-40 जवान हैं, मैं काश उसे दिखा पाता, वो खाई के अंदर गिर रहे हैं। मैंने अपनी वॉल पे उसे शेयर किया है। तो समझिए ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है। और 56 इंची सीना या 56 इंची सरकार चुप बैठी है। इसमें एक बड़ा शब्द है जो 1400 साल से भारत की अस्मिता, भारत की मानसिकता में बस गया, उसे कहते हैं जिमीवाद। जिमी अभी 56 इंच नहीं, 56 मिलीमीटर। हाँ, बहुत सारे लोग इस जिमी शब्द को समझते होंगे, क्योंकि जब हम मुगल एम्पायर में रहते थे तो हमारा दिमाग ऐसे बनाया जाता था कि भैया जो कुछ हो रहा है उसे सहते रहो, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारे गर्दन पे कोई चढ़ जाए तो उसे कहो ठीक है बेटा, मेरे घर में जाकर सो जाओ, मेरी वाइफ के साथ जो करना है, मेरे घर में जो करना है। यानी कि हमेशा दासता वाली सेकंड क्लास सिटीजन है ना, वो आप उसके सामने हाथ पसारेंगे और आपके हाथ पे थूकेगा, फिर भी आप चुप रहे, खुश रहे, मस्त रहे। और ये भी कहेंगे कभी कभी उसने अच्छा किया, ठीक किया, मेरे भले के लिए किया है, ये भी कहेंगे कभी। हाँ, ये तो पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली जो ये बीमारी है, ये जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक जैनेंद्र जैसे जयचंद लोगों का इलाज नहीं होगा, जो किसान कह रहे हैं अभी भी, इन खालिस्तानी लोगों को जो लोग अभी भी किसान कह रहे हैं, माथा तो इन पर फोड़ना है। उन खालिस्तानियों को इलाज की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की इलाज की जरूरत है जो हर मुद्दे पर कदम कदम पे ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और ट्विटर पे बैठ जाते हैं छत में युद्ध लड़ने के लिए और कहते हैं हाय हाय सरकार। मुझे लगता है पहले इलाज इनका, और जब तक ठुकाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हाँ, 1.5 घंटा कुछ भी निर्देश मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो आप बातें कर रहे हैं ना, वामपंथियों से बहुत हद तक मिलती है, ठुकाई और पहले इनका इलाज, तो ये सारी बातें मतलब लोकतंत्र में शोभा नहीं देती हैं। लोकतंत्र के हिसाब से बात कीजिए, कैसे चीजों को सुधारा जाए। लोकतंत्र में शोभा देती है जैनेंद्र, लठतंत्र में और
थोक तंत्र में शुरुआत देती है, और आज हमने लठतंत्र गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। एक ही विचारधारा के मानने वाले, एक ही भगवान की पूजा। समय बिल्कुल समाप्त होने के कारण हमें जो है समापन की तरफ जाना पड़ रहा है। हम निष्कर्ष पे यही कह सकते हैं कि ये राजनीतिक खेल है, लेकिन एक तरफ के लोग राजनीति में पारंगत हैं, दूसरी तरफ के लोग भी पारंगत है, ऐसा अनुमान है कि नहीं हमें नहीं पता है। हम आशा करते हैं कि वो भी पारंगत हैं, और अगर पारंगत है तो बराबर की लड़ाई होगी। अगर लड़ाई नहीं होगी तो हम तो पहले से ही हार चुके हैं। आशा है कि भारत नहीं हारेगा, और भारत जिएगा, भारत कल देखेगा, भारत भविष्य देखेगा, और जो सनातन संस्कृति हमारी है वो सनातन संस्कृति आगे बढ़ती रहेगी। ये आए दिन के आंदोलन खत्म होंगे, और लोग भी समझेंगे कि इसमें कोई रोमांचकारी बात नहीं है कि चलो भाई क्योंकि पूरा देश देख चुका है कि कलकत्ता का क्या हाल हुआ इन आंदोलनकारियों के सुपुर्द जब देश कर दिया जाता है, तो एक जगह का हाल क्या होता है, कहां से कहां उतर जाता है। वो हाल पूरे देश का न हो, हम यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।